विनय कोचिंग क्लासेज फूड के YouTube चैनल पर आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं राजस्थान का आंतरिक अपवाय तंत्र। कौन सा अपवाय तंत्र? आंतरिक अपवाय तंत्र। राजस्थान का अपवाय तंत्र में सबसे बड़ा अपवाय तंत्र कौन सा है भाई? आंतरिक अपवाय तंत्र है, जिसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग आता है? 60% भाग आता है। कितना भाग आएगा? 60% भाग आएगा। और इसमें मुख्यतः नदियां, कितनी नदियां देखने वाले हैं लोग? तो 7 नदियां देखने वाले। कितनी नदियां? 7 नदियां देखने वाले हैं। इसमें भी राजस्थान में आंतरिक अपवाय की दृष्टि से सबसे लंबी नदी पूछे तो घग्गर नदी। केवल राजस्थान में प्रवाहित होने वाली आंतरिक अपवाय की दृष्टि से सबसे लंबी नदी पूछ ले तो काहली नदी। राजस्थान में आंतरिक अपवाय तंत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी पूछ ले तो काकड़ी नदी या फिर मसूरती नदी या फिर काकली नदी, जो कि कौन से जिले में प्रवाहित होती है? जैसलमेर जिले में। तो देखते हैं एक एक नदी को लेकर। आपकी सबसे पहली कौन सी नदी है? घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। घग्गर नदी को और क्या कहते हैं? मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी, लेटी हुई नदी, दृष्टि नदी। और राजस्थान का शोक कौन सी नदी कहलाती है? तो आपका घग्गर नदी। घग्गर नदी का सर उद्गम कहां से होता है? तो घग्गर नदी का उद्गम कालका माता मंदिर हिमाचल प्रदेश में होता है। सर कालका माता मंदिर कौन सी पहाड़ियों पर बना हुआ है? शिवालिक पहाड़ियों पर बना हुआ है। शिवालिक की पहाड़ियों पर बना हुआ है, जिसे हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। सर इसका राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? घग्गर नदी का। घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है टीपी हनुमानगढ़ से। टीपी हनुमानगढ़ में प्रवेश करने के बाद यह नदी कौन सी झील का निर्माण करती है? तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। कौन सी झील का निर्माण करती है? तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। तलवाड़ा स्थान पूछ ले तो आपको बांसवाड़ा, तिलवाड़ा पूछ ले तो बाड़मेर, तलवाड़ा झील पूछ ले तो हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ में कौन सी नदी बनाती है? तो घग्गर नदी बनाती है। घग्गर नदी हनुमानगढ़ में कौन सी झील बनाती है? तो तलवाड़ा झील बनाती है। सर इसकी क्या विशेषता है? इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है यह राजस्थान की सबसे निची झील है। कौन सी झील है? राजस्थान की सबसे निची झील है। राजस्थान में यह कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो 2 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से जिलों में? गंगानगर और हनुमानगढ़ में प्रवाहित होती है। कौन से जिलों में प्रवाहित होती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। इसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? पाट कहलाता है। क्या कहलाता है? पाट कहलाता है। और इस पाट को हनुमानगढ़ में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। और नाली नस्ल की भेड़ें भी राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? हनुमानगढ़ में। या प्रदेश पूछ ले तो कौन सा प्रदेश? घग्गर प्रदेश में मिलती है। इसी के साथ यहाँ पर एक गाय की नस्ल भी मिलती है, जो कि सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। कौन सी नस्ल? मराठी नस्ल भी राजस्थान के कौन से प्रदेश में मिलती है? तो घग्गर प्रदेश में मिलती है। हनुमानगढ़ में जहां पर घग्गर नदी का अपवाय क्षेत्र है, वहां पर कपास की कौन सी किस्म? अमेरिकन किस्म। और हनुमानगढ़ में चावल की कौन सी किस्म होती है? तो बासमती चावल का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। याद रख जाएगा इतनी बातें। फिर इसके बाद में यदि ये इसमें पानी की आवक अधिक हुई तो ये नदी कहां तक, कौन से देश में चली जाएगी? पाकिस्तान में चली जाएगी। पाकिस्तान के कौन से स्थान तक चली जाएगी? और कपास पाकिस्तान तक चली जाएगी। पाकिस्तान में इसका अपवाय क्षेत्र क्या कहलाता है? बकरा कहलाता है। पाकिस्तान में ज्यादा कटते क्या है? बकरा, बकरे कटते हैं। और इसका अपवाय क्षेत्र क्या कहलाता है? बकरा कहलाता है। राजस्थान में यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल स्थित है। दोनों ही हनुमानगढ़ में है। कौन कौन से हैं? एक तो रंगमहल सभ्यता और एक कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? घग्गर नदी के किनारे या फिर प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। याद रह जाएगी। और दोनों ही कौन से जिले में है? तो सर ये दोनों की दोनों कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? कमलानंद घोष के द्वारा की गई। जब ये इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? बीपी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। ये अपनी राजस्थान की आंतरिक अपवाय की दृष्टि से सबसे लंबी नदी क्या हुई है? यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं राजस्थान में ही प्रवाहित होने वाली आंतरिक अपवाय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उस नदी का नाम है कांकली नदी। कांकली नदी का सर उद्गम कहां से होता है? तो खंडेला की पहाड़ियों सीकर से होता है। कांकली नदी का उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियों सीकर से होता है। खंडेला की पहाड़ियों सीकर से निकलकर यह नदी दूसरे कौन से जिले में प्रवेश करती है? झुंझुनू जिले में प्रवेश करती है। कौन से जिले में? झुंझुनू जिले में प्रवेश करती है। और झुंझुनू और चूरू की
सीमा पर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। तो कौन सी नदी झुंझुनू और चूरू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है? तो कांकरी नदी। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जहां पर किसी भी नदी का प्रवाह या अपवाह नहीं होता है, कोई भी नदी नहीं बहती है। चूरू और बीकानेर तो राजस्थान का एक ऐसा संभाग है जहां से किसी भी नदी का उद्गम नहीं होता है, तो बीकानेर संभाग होगा। कौन सा संभाग होगा? बीकानेर संभाग होगा। इसी कांकरी नदी के किनारे राजस्थान में नीमका थाना क्षेत्र में या नीमका थाना तहसील में कौन सी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। गणेश्वर सभ्यता को क्या कहते हैं? भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी आरसी अग्रवाल के द्वारा। यहाँ से तांबे के क्या मिले हैं? उपकरण मिले हैं। तांबे की क्या मिली है? कुल्हाड़ी मिली है। तांबे की क्या मिली आपको? कुल्हाड़ी मिली है। और तांबे के उपकरण कहां से मिले हैं? तांबे का मछली पकड़ने का कांटा भी कहां से प्राप्त हुआ है? तो आपका गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। याद रह जाएगी। फिर अपनी नेक्स्ट नदी है राजस्थान में आंतरिक अपवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकनी नदी, या इसी को क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? जैसलमेर में क्या कहती है? मसूरदी नदी, या फिर इसी का एक नाम और मिलता है काकनी नदी। काकनी नदी, काकनी नदी या फिर मसूरदी नदी का उद्गम कहां से होता है? कोटड़ी की पहाड़ियां जैसलमेर। कहां से होता है भाई? कोटड़ी की पहाड़ियां जैसलमेर से होता है। और यह जैसलमेर में कितनी लंबी तक बहती है? 17 किलोमीटर तक बहती है। जबकि काकनी नदी अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी थी, कितनी लंबी? 100 किलोमीटर। और यह राजस्थान की सबसे छोटी है, कितनी लंबी? 17 किलोमीटर। कितने जिलों में? एक जिले में। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले की कोई 2 विशेषता बताओ देखें। न्यूनतम वर्षा, न्यूनतम वर्षा सर्वाधिक क्या है इसका? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। जबकि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर का जनघनत्व भी कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है भाई? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है। कौन से जिले का? जैसलमेर जिले का। जबकि न्यूनतम तो जनघनत्व है जैसलमेर जिले का, तो सर्वाधिक जनघनत्व बताओ। जयपुर का कितना? 595 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये कौन सी नदी हो गई राजस्थान में? अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी काकनी नदी, 17 किलोमीटर। कौन सी झील का निर्माण करती है? भुज झील का निर्माण करती है। पूछ ले, भुज झील कौन से जिले में है? जैसलमेर में। जैसलमेर की स्थापना राव जैसल भाटी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राव जैसल भाटी के द्वारा की गई। याद हो जाएगी इतनी बातें। अपनी नेक्स्ट नदी कौन सी? साबी नदी। कौन सी नदी? साबी नदी कहां से निकलती है? सेवर की पहाड़ियां। सेवर की पहाड़ियां कहां पर है? जयपुर में। जयपुर में सेवर की पहाड़ियों के अलावा कौन सी पहाड़ी पड़ी? बेराट की पहाड़ियां। बेराट की पहाड़ियों में कौन सी सभ्यता? बेराट की सभ्यता की पड़ी थी। याद रह जाएगी। यह जयपुर से निकलने के बाद कौन से जिले में प्रवेश कर जाती है? अलवर से कहां चली जाती है? हरियाणा में। कौन से जिले की मुख्य नदी है? अलवर जिले की। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान से निकलती है और हरियाणा जाती है। याद रह जाएगी। कितनी नदियां हुई? 4। अब कौन सी पढ़ेंगे? कौन सी नदी क्या बन जाएगी? रेल। कौन सी नदी पढ़ेंगे? रूपारेल नदी। रूपारेल नदी कहां से निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ियां। उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है? अलवर। अलवर में और कौन सी पहाड़ियां हैं? उदयनाथ की पहाड़ियां और हर्षनाथ की पहाड़ियां। तो हर्ष पर्वत कहां पर है? हर्ष भैरव का मंदिर कहां पर बना हुआ है? सीकर में। कहां पर बना हुआ है? सीकर में। याद रखेंगे इतनी बात। फिर देखो, उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलने के बाद, मतलब अलवर जिले से निकलने के बाद कौन से जिले में चली गई? भटपुर जिले में चली गई। और भटपुर जिले में इस पर एक बांध बनाया गया। कौन सा बांध है? मोती झील बांध है। मोती झील बांध कौन से जिले में है? भटपुर में है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? कौन सी नदी पर बना हुआ है? रूपारेल नदी पर बना हुआ है। और इसी से एक नहर निकाली गई जिसका नाम क्या है? सुजान गंगा नहर है। इसी से एक नहर निकाली गई जिसका क्या नाम है? सुजान गंगा नहर है। सुजान गंगा नहर से जलापूर्ति कहां पर होती है?
नहर को ही भरतपुर की लाइफ लाइन या फिर भरतपुर की क्या कह देते हैं, जीवन रेखा कह देते हैं। तो भरतपुर की जीवन रेखा बताओ। सुजान गंगा नहर कौन से झील से निकाली गई, मोती बांध झील से निकाली गई। कौन सी नदी पर है, रूपारेल नदी पर है। रूपारेल नदी कहां से निकलती है, फतेहगढ़ की पहाड़ियां कहां पर है, अलवर में। तो ये आपकी कौन सी नदी हो गई, रूपारेल नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई भाई, रूपारेल नदी हो गई। अपनी जो नेक्स्ट नदी है वो है कौन सी नदी, रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है, सलेमाबाद अजमेर। कहां से होता है भाई, सलेमाबाद अजमेर से इसका उद्गम होता है। और ये निकलकर जयपुर अजमेर से फिर कौन से जिले में आ जाएगी, जयपुर। और जयपुर में कौन सी झील में गिर जाती है, सांबर झील में गिर जाती है। कौन सी झील में गिर जाती है। और रूपनगढ़ का उद्गम स्थल पूछ ले तो सलेमाबाद कौन से जिले में, अजमेर जिले में। और आपको समाप्ति स्थल पूछ ले तो सांबर झील जयपुर में। और इसकी के किनारे अजमेर जिले में सलेमाबाद में ही निम्बार्क संप्रदाय की क्या बनी हुई है, प्रधान पीठ बनी हुई है। निम्बार्क संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है, सनकादिक संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई इसे, सनकादिक संप्रदाय। इसके किनारे यहाँ पर रूपारेल नदी के किनारे यहाँ पर एक लोहा युगीन सभ्यता विकसित की गई। वो कौन सी है, लोहा सभ्यता। लोहा युगीन सभ्यता है, लोहा सभ्यता है। और कहां पर है, तो ये भी आपकी भरतपुर में। कहां पर है, भरतपुर में। याद रह जाएगी। अपनी लास्ट नदी कौन सी, मेधा या फिर मधाई नदी। मेधा या फिर मधाई नदी निकलती कहां से है, और मनोहरपुरा की पहाड़ियां है कहां पर, जयपुर में है। जयपुर से ही निकलकर ये नदी कहां पर आ जाएगी, सांबर झील में। तो मेधा नदी का उद्गम कहां से, मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से। समाप्ति स्थल कहां पर, सांबर झील में। मेधा नदी का अपवाह क्षेत्र कौन से जिले में, जयपुर जिले में। कौन से जिले में, जयपुर जिले में। याद रह जाएगी इतनी बात। इसके अलावा सांबर झील में दो नदियां और गिरती है, वो कौन सी है, तो खारी और खंडेला नदियां हैं। तो वो कौन सी झील में गिरती है, इसका मतलब है खारी और खंडेला नदियां हैं, वो भी आपकी कौन से अपवाह तंत्र में आएगी, आंतरिक अपवाह तंत्र में। आज के इस वीडियो में हमने कौन सा अपवाह तंत्र देख लिया, आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र राजस्थान का अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। तो मिलते हैं एक लंबे से ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करें, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करें। और यदि आपको क्लासें पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।